हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस विद स्कूल में। आज हम हिमालय पढ़ चुके थे। हिमालय में हमने देखा था ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसका हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों विभाजन पढ़ लिए थे। क्षैतिज दो विभाजन नदियों द्वारा और वैसे करके, यानी कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ऐसे करके फिर नदियों द्वारा जो काटा जाता है ऊर्ध्वाधर, वो भी पढ़ लिया था। यानी कि सिंधु और सतलज नदी के द्वारा काटा जाता है, उसे हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। और सतलज और काली के बीच काटा जाता है, कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली और तीस्ता नदी के मध्य काटा जाता है, उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। और काली तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है, वो असम हिमालय है। तो हिमालय का ऐसे विभाजन देख लिया था और उस तरीके से देख लिया था, और सारी चीज हमने क्लियर वो कर दी थी कि कैसे कैसे कौन सी चीज वहाँ है। अब उसकी जो चोटियां हैं क्रम वाइज, वो सजाने को बोल देता है। तो वो जो पीसीएस है और आईएएस एग्जाम है, उसमें सजाने को बोलता है। अगर वनडे एग्जाम है तो सजाने को नहीं बोलेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कश्मीर से लेके और उस नंगा पर्वत तक जो कुछ चोटियां हैं, उनको क्रम वाइज सजाने के लिए थोड़ा डीप नॉलेज होनी चाहिए। यानी नंगा पर्वत है कश्मीर में, फिर उसके बाद है उत्तराखंड में कामेत है, नंदा देवी है, धौलागिरी है, फिर अन्नपूर्णा नेपाल में है, फिर मकालू है, मंसालू है, गौरी शंकर है, छोयू है, और कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, और फिर अन्नपूर्णा है। समझ रहे हैं? उसके बाद उधर जाके नामचा बर्फ है। तो इनको अगर क्रम में लगाएगा लगवाएगा तो वो बहुत गहरा क्वेश्चन हो जाता है। वो इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और उसके बाद पूछ लेता है कि कंचनजंगा के किस महान हिमालय में है। तो कंचनजंगा पूछेगा तो महान हिमालय में कहाँ है, एरिया वाइज पूछेगा तो सिक्किम हिमालय, सिक्किम में है। तो महान हिमालय के सिक्किम राज्य में पड़ता है कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो हमने उस वीडियो में बताई थी कि भारत में पूछे तो कंचनजंगा, भारत की पूछे तो केटू गॉडविन एस्टीन, वो हमने बताई दी थी। 8,000 11 थी, 611। और कंचनजंगा की पूछेगा तो कंचनजंगा की है 8,598 मीटर, 8,598 मीटर कंचनजंगा। और उसके बाद हमने ये भी बता दिया था आपको कि महान हिमालय को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, और चीन में उसे चो चोगु लुंगमा कहते हैं। चोगु लुंगमा चीन में कहते हैं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने हिमालय को समेट दिया था, अपने समराइज कर दिया था। उससे कोई भी क्वेश्चन होगा, जहाँ तक मुझे लगता है बन जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। उसके वो ग्लेशियर हैं, वो भी हमने बता दिए थे। अब उसमें दर्रे रह गए, तो दर्रे हम फिर किसी दिन करा देंगे। उसके नीचे जैसे ही उतरते हैं तो हम उत्तरी मैदान को देखते हैं। तो आइए हम लोग उत्तरी मैदान को पढ़ेंगे। ठीक है। तो उत्तरी मैदान में कौन कौन सा क्या है। तो जैसे ही आप उत्तरी मैदान को पढ़ेंगे तो आपने ये देखा होगा कि हिमालय है। अब हिमालय से जैसे ही नदियां निकलती हैं, तो शिवालिक वाले एरिया में डायरेक्ट तो आप कोई चीज खत्म हो नहीं जाती। जैसे कोई हिमालय है, हिमालय से उतरोगे तो डायरेक्ट मैदान नहीं आएगा, बीच में ट्रांजिशन एरिया होता है। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति को ले लीजिए, यानी मैं आज खराब हूँ, तो मैं एक दिन में सही नहीं होने वाला। समझ रहे हैं? मैं खराब और सही के बीच में कुछ दिन ऐसे बिताऊंगा जहां मेरे अंदर दोनों गुण समाहित होंगे, खराब और मतलब अच्छे के। तो यही चीज पड़ती है, हर चीज की कॉन्सेप्ट में लागू होती है कि कोई चीज एकदम यथाशीघ्र समाप्त नहीं होती है, धीरे धीरे समाप्त होती है। तो पर्वत एकदम समाप्त नहीं होते हैं। पर्वत समाप्त होने के बाद पर्वत के कंकड़ पत्थर भी मिलते रहते हैं कुछ एरिया तक, उसके बाद मैदान स्टार्ट होता है। तो ये चीज हम तुम्हें समझाने की कोशिश इसलिए कर रहे थे कि जो उत्तर का मैदान है, जैसे नदियां निकली, अब नदियां निकली यहाँ से पहाड़ से। अब जैसे ही नदियां निकली पहाड़ से, तो फिर डायरेक्ट मैदान के टच में नहीं आएंगे। ये जो वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर छोटे छोटे आपको पत्थर मिलेंगे। पत्थर, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, जो नदियां बहा के लाएंगी। जैसे नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। जब वो यंग हो जाती हैं, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में जाके डेल्टा का निर्माण करती हैं। नदियों में इतनी शक्ति नहीं रहती है कि हम जो लाए हैं मलबा अववाहित करके या प्रवाहित करके, वो हम जाके उसे समुद्र में ले जा सकें।
तो फिर जब नहीं ले जा पाती हैं तो वो यहीं छोड़ देती हैं। तो वो जब वहीं छोड़ देती हैं उसे हम डेल्टा कहते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए नदियों की 3 अवस्थाएं होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में डेल्टा बनाती हैं, प्रौढ़ावस्था में बहुत सारी गोखुर झील बना देती हैं, जैसे गाय के आकार की झील होती है ना, वो बना देती हैं। और युवावस्था में पत्थर लाती है काट काट के। आप जब भी जाना हिमालय वाले एरिया में, कश्मीर में जाना या फिर उत्तराखंड में जाना, जब नदियां निकलती हैं तो शाय शाय मतलब बहुत तेज आवाज करती हैं, मतलब लगता है कोई चीख रहा है। तो वहां झरना भी बनाती हैं, तो पत्थर भी तोड़ देती हैं। तो पत्थर तोड़ती हैं, उन पत्थरों को अपने साथ ढकेल के लाती हैं। समझ में आया? तो वो बात कर रहे हैं, जब ढकेल के लाती हैं, युवा अवस्था में जोश अलग ही लेवल का होता है। युवा कहता है चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे समझ रहे हो? लेकिन जैसे ही उसकी एज बढ़ती है, उसमें ठहराव, शांति धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। तो नदियों के साथ भी यही है, जब युवा अवस्था में होती है तो पत्थरों को तोड़ती हैं, काटती हैं, फोड़ती हैं और साथ लेके आती हैं। जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती है, ठहराव आता है, तो पत्थरों को छोड़ देती हैं, फिर मैदानी भाग में प्रवेश करके सामान्य गोखुर झील और वो बनाती हुई जाती हैं। जैसे ही पहुंचती हैं समुद्र के किनारे तो पहुंच जाती हैं वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में पहुंचते ही फिर उनमें इतनी शक्ति नहीं रहती है कि जो लाए हैं, मतलब मिट्टी भी लाए हैं, उसे भी धो के हम समुद्र में डाल दें। और यही हमारे मतलब जीवन पे भी अप्लाई होता है। जीवन में भी 3 पन होते हैं, समझ रहे हैं? बालकपन और जवानी और बुढ़ापा। तो युवा अवस्था में देखो, अवस्था में युवा अवस्था में ज्यादा कटाव करती हैं, कटाव को इरोजन कहते हैं। अब इरोजन में जैसे ही पहाड़ के नीचे उतरोगे तो ये क्रम लगवा लेता है, इसलिए हमने बताया क्रम में लगवाएगा। तो ये है भाबर एरिया, जो नदी की धाराओं द्वारा बड़े बड़े पत्थर के कारण नदी की धाराएं हैं वो गायब हो गई हैं। जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो बड़े बड़े पत्थर के नीचे से पानी निकलता है, तो हमें लगता है कि नदी इधर से निकली तो है, लेकिन यहाँ आके विलुप्त हो गई है। तो यहाँ पर जो नदियां हैं वो नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है? तो पूछता है कि नदियां विलुप्त कहाँ हो जाती हैं, तो नदियां भाबर प्रदेश में आके विलुप्त हो जाती हैं। तो पहला प्रदेश पड़ेगा भाबर, जहाँ पत्थर होंगे ज्यादा, खेती होगी नहीं और नदियां आके विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ 3 पॉइंट याद रखिएगा भाबर से। ठीक है? कौन कौन से पॉइंट 3 याद रखिएगा? पहला, कृषि नहीं होगी। ठीक है? नदियां विलुप्त हो जाएंगी। ठीक, ये हमने बता दिया। दूसरा, विलुप्त हो जाएंगी। और तीसरा, यहाँ पर क्या है कि जो नदियां विलुप्त हो जाती हैं तो ये दिखती नहीं है और कृषि होती नहीं है। उसका कारण क्या है? बड़े बड़े पत्थर, ये वाले। तीसरा पॉइंट ये है, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पाए जाते हैं। तो भाबर प्रदेश की अगर जो विशेषता भी पूछेगा तो क्या लिखना है आपको? नदियां विलुप्त हो जाती हैं, कृषि होती नहीं है। कृषि क्यों नहीं होती? बड़े बड़े पत्थर होते हैं और बड़े बड़े पत्थरों के नीचे ही पानी प्रवाहित होता है, इसीलिए यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तो कहते हैं नदियां तो है ही नहीं यहाँ। और एक चीज है कि जैसे ही भाबर प्रदेश को आप देखेंगे तो ये फर्स्ट है, हिमालय के बाद पहला प्रदेश है। ठीक है? जैसे जस्ट ये हिमालय है, ये वाला। ठीक, ये वाला हिमालय है। ठीक, ये वाले हिमालय के बाद जस्ट पहला प्रदेश भाबर प्रदेश ही पड़ता है। तो इसकी 3 विशेषताएं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि नदियां विलुप्त, कृषि नहीं, बड़े बड़े पत्थर और पहला प्रदेश है। उसके जस्ट नीचे आओगे आप तो आपको मिलेगा तराई प्रदेश। अब तराई प्रदेश की विशेषता क्या है कि यहाँ पर आके नदियां दिखने लगती हैं, नदियों की धाराएं फिर से दिखने लगती है। देखो ये वाला पॉइंट, यानी नदी की धाराएं फिर से दिखने लगती हैं। नदियां फिर से दिखने लगती हैं क्योंकि यहाँ पर आके जमीन आ जाती है, पत्थर कुलाती हैं, फिर वहां पर छोड़ आती हैं, ढो नहीं पाती हैं। अब नदियां आ गई प्रौढ़ावस्था में, जो हमने बोला था, ये अवस्था छोड़ दी उन्होंने, अब प्रौढ़ावस्था में आ गई, जवान हो गई। तो जवान में ठहराव आ जाता है जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, तो ठहराव इनमें आ गया है, तो इन्होंने पत्थरों को छोड़ दिया और मैदान में आई तैसी दिखना स्टार्ट हो गई। तो अब ये जमीन को स्पर्श करती हैं, और जमीन को नदियां स्पर्श करती हैं आके उत्तराखंड के हरिद्वार में। हरिद्वार में आके इन्हें मिट्टी मिलती है, जमीन मिलती है समतल, जमीन के पैरों को चूमती हैं। तराई, तो ये एरिया है तराई, यहाँ नदियां फिर से दिखने लगती हैं। कोई निश्चित रास्ता नहीं होता है इनका। जब यहाँ पर आएंगी
तो जब मैदानी क्षेत्र में आएंगी तो कोई आकार नहीं है, निश्चित कोई एक ऐसी चीज नहीं बना दी है कि इसी में नदियों को चलना है, उनका कोई आकार नहीं है, जिधर जाएं उधर जा सकते हैं। ढलान वाली एरिया होगी उधर जाएगा, पानी का नियम ही है ऊंची से नीचे की तरफ जाना। अब यहाँ पर दलदली क्षेत्र पड़ता है, तराई वाला एरिया, क्योंकि आके पानी यहाँ पर रुक जाता है, ठहर जाता है, और जहाँ पानी ठहर जाएगा वहाँ दलदल भूमि हो जाएगी। तो दलदल भूमि का एरिया है, तो यहाँ पर मच्छर बहुत जन्म लेते हैं, और मच्छर जन्म लेने के कारण इस तराई वाले एरिया में बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं मच्छर से रिलेटेड। डेंगू है, मलेरिया है, बहुत सारी तराई एरिया में, क्योंकि पानी लग जाता है, और जैसे पानी लगता है तो छोटे छोटे कीट, मच्छर, और उनके लिए आदर्श दशा बना देता है। तो वो पैदा होते हैं, वो बाई प्रोडक्ट बीमारी को पैदा करते हैं। ठीक। और चौथी चीज है, जब फसल को चाहिए क्या, कुछ फसलें हैं जिन्हें हम पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, जैसे आपने देखा होगा धान। धान करिएगा तो उसमें पानी बहुत डालना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है शुगर केन, गन्ना। और गन्ने को करिएगा आप भी, तब भी पानी डालना पड़ेगा। एक तो गन्ने की ड्यूरेशन बहुत बड़ी होती है, एज ए ड्यूरेशन मतलब 1 साल होती है उसकी, फसल की कार अवधि बोलते हैं, मतलब उसके लिए समय 1 साल में गन्ना तैयार होता है, तो उसमें भी पानी ज्यादा डालना होता है। तो गन्ना होता है यहाँ पर खूब। और दूसरा होता है राइस, जिसे धान या चावल कहते हैं, पैडी बोलते हैं, तो वहाँ खूब बहुत होता है धान। अब धान में भी पानी बहुत डालना होता है। तो यहाँ पर दो चीजें हरी मतलब बहुत होती हैं, वो होती हैं धान और गन्ना। और यहाँ पर हरी भरी वनस्पति बहुत पाई जाती है, यानी कि जो पेड़ है ना, जैसे वनस्पतियां आप पढ़ेंगे तो सदाबहार वनस्पति पढ़ेंगे, तो सदाबहार तो यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती मिलती है। पर्णपाती वनस्पति उत्तर प्रदेश में बहुलता पाई जाती है, भारत में भी सबसे ज्यादा पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। पर्णपाती के भी दो फैक्टर होते हैं, दो कोज बांट दिए गए हैं कि शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती का मतलब होता है कि जिनको मतलब जो ज्यादा हरे भरे रहते हैं, जिनको पानी पर्याप्त मिल जाता है, उसे कहते हैं हम आर्द्र पर्णपाती। और जिसको पानी पर्याप्त नहीं मिलता है, थोड़ा शुष्क रहते हैं, हरे भरे पत्ते कम रहते हैं, उन्हें हम शुष्क पर्णपाती कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाएगी, मतलब हरी भरी वनस्पति का मतलब है कि यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे, दलदली भूमि पाई जाएगी, इससे बीमारी फैल जाएंगी। और यहाँ फसल जो खेती होगी इस वाले एरिया में, उसमें होगी गन्ना की, गन्ना, ठीक, और धान, ठीक। क्यों? क्योंकि इन दोनों फसलों को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ धान और गन्ना कृषि होती है तराई एरिया में। और अब इनमें 3-4 चीजें मुख्य मुख्य याद रखिएगा तराई में। जैसे 3 चीजें वहां याद रखी कि नदियां विलुप्त हो गई, कृषि नहीं होगी, बड़े बड़े पत्थर पाए जाएंगे, बस 3 चीजें। भावर प्रदेश में अब तराई में भी उतना ही याद रखिएगा, क्या है कि नदियां दिखने लगती हैं, उसके बाद यहाँ दलदली भूमि पाई जाती है, तो यहाँ मच्छर जन्म ले जाते हैं, बहुत बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, पानी यहाँ लग जाता है। जब पानी ज्यादा होगा तो जो पानी ज्यादा चाहेंगी वो फसलें पैदा होंगी, तो उसमें धान है और गन्ना है, और हरी भरी वनस्पति पाई जाएगी, क्योंकि पानी लग जाता है तो एरिया पूरा हरी भरी वनस्पति से भर जाता है, क्योंकि वनस्पति के लिए पानी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी वेरी नीड, मतलब इंसान की सबसे बहुत ज्यादा जरूरत है वो पानी है, वो ऐसे ही वनस्पति की भी है। जब पानी मिल जाए तो वो खूब फल फूलती हैं। इंसान का भी यही है कि एक बार को खाना ना मिले तब भी चल जाएगा, लेकिन पानी मिलना चाहिए। तो ये तराई वाले एरिया का हो गया। हमने तो वन भी बता दिया, स्पेसिफिक क्या है, आर्द्र पर्णपाती, ठीक, फसल ये, और नदी दिखने लगती है। और ये एरिया है, आपने पीलीभीत सुना होगा, पीलीभीत है, गोरखपुर है, महाराजगंज है, जो नेपाल से सटा एरिया है। तो नेपाल से सटा एरिया है, उस एरिया में पूरे में तराई एरिया बोला जाता है, उस एरिया में पानी लग जाता है। तो उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे जो जिले हैं 8, 10, 12, जो भी, उनमें तराई वाला एरिया बोलते हैं। तो नेपाल से सटे हैं, पीलीभीत से लेके महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, श्रावस्ती वाले वो एरिए हैं, वो तराई वाले आते हैं, ठीक। अब तराई आपको क्लियर हो गया। अब पहला स्टेप मतलब भावर, दूसरा तराई। अब तीसरे में आते हैं, तो उसे जलोढ़ मैदान बोलते हैं। ये इसलिए हम आपको
करवा रहे हैं कि ये इनका क्रम पूछ लेता है कि आप सजाइए। हिमालय से जब नदियां उतरती हैं तो कौन कौन से मैदान बनते हैं, तो भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, अब जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान। ठीक, तो इसमें दो आते हैं, यानी एक आता है खादर, एक आता है बांगर। ठीक, तो जैसे अब नदियां जमीन पे तो आ चुकी हैं, अब जमीन पे आने के बाद नदियों में क्या हुआ कि नदियां एक उसमें रास्ते में बहती हैं। तो जिस एरिया में हर साल बाढ़ आ जाती है, यानी कि पानी आ जाता है, तो उस एरिया को हम कहते हैं खादर प्रदेश। उसकी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है और बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि बाढ़ द्वारा जो भी अच्छी मृदा या लाते हैं बहा के, जैसे किसी किसान ने अपने खेत में यूरिया डाली, डीएपी डाली, खाद बोलते हैं, तो इनको डाला, तो वो बाढ़ आई तो बाढ़ ऊपर की परत को बहा के ले गई। वो ऊपर की परत में ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जो मतलब प्रमुख जो खनिज होते हैं वो ऊपर वाली परत में ही होते हैं, तो बाढ़ के साथ वो ऊपर वाली परत चली जाती है और वो जाके जहाँ डिपॉजिट करती हैं, जहाँ निक्षेपित करती हैं, वहाँ की उत्पादकता को बढ़ा देती हैं, उर्वरकता को। तो ये बाढ़ का मैदान एरिया ऐसा ही है कि कहीं से बहा के लाती हैं और कहीं जाके डिपॉजिट कर देती हैं। तो जिस एरिया में हर साल बाढ़ आएगी तो वहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी होगी। मिट्टी के तौर पर पूछे तो जलोढ़ मिट्टी होगी। दूसरा, इसे खादर प्रदेश कहेंगे। खादर मतलब जहाँ हर साल बाढ़ आती है, हर साल नवीनीकृत हो जाती है। बाढ़ आएगी तो हर साल नवीन हो जाएगी ना, समझ रहे हैं, मिट्टी पुरानी नहीं होगी। बाढ़ आएगी तो हर साल नवीन हो जाएगी, कहीं की मिट्टी कहीं आ जाती है तो हर साल नवीनीकृत हो जाती है और अच्छी उपज होती है। क्योंकि अच्छी उपज का कारण क्या है कि यहाँ पर जलोढ़ मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किसी का न्यूट्रिएंट्स कहीं पे लाके नदी ने पटक दिया है तो यहाँ पर अच्छी उपज पैदा होती है। सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है हिंदुस्तान में उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, और जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? खादर प्रदेश में पाई जाती है। खादर प्रदेश में क्यों पाई जाती है? क्योंकि नदियां हर साल वहां पर बाढ़ का पानी लेकर आती हैं। ठीक, तो इनमें एक खादर। अब दूसरा जो है बांगर। बांगर में क्या होता है कि कंकड़ पत्थर होते हैं। कंकड़ पत्थर, वैसे कंकड़ पत्थर नहीं जो भावर में पाए गए थे। भावर में बहुत बहुत बड़े पत्थर थे जो नदियों को ही विलुप्त कर दिया था उन्होंने। यहाँ पर छोटे छोटे जैसे आप गांव के होंगे तो आपने देखा होगा रेत में छोटे छोटे ऐसे ऐसे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे ककड़ी बोलते हैं, कंकड़, कंकड़िया बोलते हैं, हाँ कंकड़िया, कंकड़िया बोलते हैं। तो वो होती है मिट्टी में, तो वो मृदा की उत्पादकता को कम कर देती हैं। मतलब वहाँ फसल होती तो है लेकिन पर हेक्टेयर या पर बीघा के हिसाब से वो खादर की अपेक्षा कम निकलती है। तो इसे ज्यादा अच्छी उपजाऊ मृदा बोलते हैं खादर को। ठीक है, इस वाली को। लेकिन इस बांगर को हम खादर की अपेक्षा कम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी मृदा में छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, कंकड़ के कण पाए जाते हैं, इसीलिए। और यहाँ पर बाढ़ नहीं आ पाती। कंकड़ के कण क्यों पाए जाते हैं कि यहाँ पर हर साल बाढ़ नहीं आती है। यहाँ पर हर साल बाढ़ आ जाती है बाढ़, लेकिन यहाँ पर हर साल बाढ़ नहीं आती है क्योंकि ये नदी के ऊपर वाला एरिया पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ समझिए, जैसे ये एक नदी है, ठीक है। अब नदी के ये किनारे का जो एरिया है ये वाला, समझे, ये वाला, तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा खादर हो गया। क्योंकि जब भी नदी में बाढ़ आएगी तो नदी उफान लेगी, जैसे ये नदी है, ठीक। अब ये नदी जब भी उफान लेगी तो दोनों एरिया में ये वाले जो है ये खादर वाला एरिया, ठीक। अब इसके जस्ट इधर ऊपर ये वाला एरिया, इसके जस्ट इधर ये वाला एरिया, समझे, ये बांगर है। ठीक, बांगर है। इसका रीजन ये है कि ये नहीं कि बांगर में कभी भी बाढ़ नहीं आती है, आती है जब नदी कभी कभी ओवरफ्लो हो जाती है। जैसे कि नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई तो पानी मतलब यहाँ भी फैलेगा, जैसे ये नदी है, इस नदी का पानी यहाँ भी फैलेगा। फिर जब यहाँ से कंट्रोल नहीं होगा तो फिर वो जाके इस एरिया में भी तो फैल जाएगा ना।
इस वाले एरिया में भी तो फैल जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो यहाँ 4-5 साल में बाढ़ आती है एक बार, और यहाँ पर आती है प्रतिवर्ष। तो इसको समझिएगा, खादर में प्रतिवर्ष, यहाँ 4-5 साल बाद जब नदी ओवरफ्लो कर जाती है तो बाढ़ आ जाती है। तो ये अपेक्षाकृत खादर से कम उपजाऊ है बांगर, ठीक, क्योंकि यहाँ बाढ़ 4-5 साल में एक बार आती है, कभी जब नदी ओवरफ्लो कर जाए तो, वरना प्रतिवर्ष सिर्फ खादर में आती है। और खादर में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ भी मृदा जलोढ़ ही होती है, लेकिन यहाँ थोड़ी मृदा में कंकड़ के कण होते हैं, इसलिए थोड़ी उत्पादकता उसकी अपेक्षा कम है। ये हो गया आपका तराई, मतलब भाबर, तराई और जलोढ़। जलोढ़ में भी खादर और बांगर, ये 4 हो गए। उसके बाद जैसे नदियां आगे को बढ़ती हैं, तो फिर नदियां जब आगे आगे बढ़ती हैं तो वो पहुंचती हैं, अंतिम नदी का उद्देश्य ही क्या है? समुद्र में मिलना। इंसान का अंतिम उद्देश्य क्या है? आपने 4 पुरुषार्थ के बारे में सुना हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इंसान का अल्टीमेट पर्पज है मोक्ष प्राप्त करना, अपने दायित्वों को पूरा करते करते मोक्ष की प्राप्ति। और ऐसे ही नदी का दायित्व है कि हम निकलेंगे बड़े जोश से, फिर धीरे 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 एक नदी का जो अंतिम मंजिल है वो समुद्र है। तो समुद्र में मिलना, तो अब ये नदी जाके समुद्र में मिलेगी। उससे पहले हमने बताया था आपको नदी की अवस्थाएं क्या होती हैं, ठीक। तो वो अवस्थाएं समझिए, और उसके बाद अभी ये टॉपिक समराइज करते हैं। जैसे नदी की पहली अवस्था, नदी की अवस्था, ठीक, नदी की अवस्था। अवस्था में एक 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक। पहली अवस्था होती है युवा, ठीक। फिर होती है प्रौढ़ा, ठीक। तीसरी होती है वृद्धा, वृद्धावस्था। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि नदी की 3 अवस्थाएं, युवा, युवा में पत्थर तोड़ फोड़ करके लाएगी, और प्रौढ़ावस्था में जाके नदी शांतिपूर्वक बहेगी मैदान में, क्रम वाइज, और वहां पर गोखुर झील हैं, वो चीजें हैं, वो बनाएगी और शांति से बहती हुई निकल जाएगी, अपागन भी करेगी। जाके वृद्धावस्था में जाती है, तब ये नदी डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। ये वृद्धावस्था में पहुंचेगी तो जितना भी निक्षेप लाई है, पत्थर, मिट्टी, कंकड़, वो जाके समुद्र में उलेटने की तैयारी होती है कि समुद्र में ले जाके डाल देंगे। उससे पहले ही ये वृद्धावस्था में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो चीज जो लाई है नदी, मिट्टी फिट्टी, तो वो समुद्र में न ले जाके अब इसे ढोने की क्षमता नहीं रहती है। जब ढोने की क्षमता नहीं रहती तो फिर बनता है डेल्टा, ठीक। डेल्टा का निर्माण होता है, और डेल्टा मोस्टली क्या होता है कि डेल्टा त्रिभुजाकार होता है। जैसे कि अब देखिए, जैसे एक नदी जा रही है ऐसे, ठीक। और अब यहाँ पर नदी जब जान नहीं रहती तो शाखाओं में बढ़ जाती है, तो ऐसे करके इधर से वो भी निकल गई, ऐसे ऐसे करके, समझे। तो ये बीच में जो रह गया, ये मिट्टी रह गई, टीला सा उठ गया, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसे ही हम, जब रह गया नदियों के बीच में, और नदी की धाराएं इधर उधर बढ़ जाती हैं, धाराओं से बट के नदी तो निकल जाती है समुद्र के लिए, लेकिन ये मलबा छोड़ जाती है। इस मलबे को ही कहते हैं हम डेल्टा। और डेल्टा मोस्टली ऐसे त्रिभुजाकार का होता है ऑलमोस्ट। तो डेल्टा त्रिभुजाकार का बनता है क्योंकि नदी की धाराएं इधर उधर से निकल जाती है, बीच में जो मिट्टी छोड़ जाती है वो ट्राइंगल शेप में लगता है कि ट्राइंगल है, त्रिभुजाकार है। तो ये हमने आपको बताया। तो ये अब समझिएगा, ये मिट्टी जो बहुत उपजाऊ होती है, और सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा है। इंडिया और बांग्लादेश में डिवाइड होता है।
भारत और बांग्लादेश में, और ये जो बनाती हैं वो हमारी गंगा मैया हैं, गंगा नदी, और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी है, तो वो ये दो ही नदियाँ बनाती हैं। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का। तो अब याद रखिएगा, अब ये तीन ही यही पूछेगा, यानी कि भाबर पहला, तराई और जलोढ़ में खाकर और बांगर, और पांचवी अवस्था है डेल्टा, उसके बाद नदी जाके मिल जाती है उसमें समुद्र में। तो ये हो गया आपका मैदान भी, मतलब उत्तर के मैदान की नदियों की अवस्था में कैसे कैसे बनाती हैं। ठीक, लास्ट में डेल्टा बनाती है, फिर समुद्र में मिल जाती है। तो क्रम लगाए तो लगा देना, इनकी विशेषताएं पूछे तो भी